नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राजनीति तो बदलेगी और बदलने की सबसे बड़ी जो कवायद है वो लंबी एक परंपरा है जो हमारा संघर्ष है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये कलम का युग है, कलयुग नहीं है। जिन SC ST OBC माइनॉरिटी के हाथ में कलम गया है वो अपने अधिकारों को लेकर सचेत है, उसे पता है कि हमें क्या करना है। पंजाब में शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट से आने वाले चन्नी साहब को CM बनाया गया है। इनके खिलाफ जितने ट्वीट है वो लोग कौन ट्वीट कर रहे हैं, वो आप उनकी जाति पता कीजिए, ये पता चलेगा। कांग्रेस ने क्या कहा है वो भी बताऊंगा। BSP सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा बयान दिया है, वो भी बताऊंगा। और क्या यूपी चुनाव पर इसका सीधा असर पड़ेगा? उत्तराखंड में 22% से 25% दलित हैं, वहां भी क्या बीजेपी कांग्रेस की राजनीति अब बगैर पिछड़ा दलित आदिवासी के आगे बढ़ने वाली नहीं है? और क्या BSP पूरे देश में मजबूत होने जा रही है? इन सब पर बात करेंगे। और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को क्या करेंगे वो भी बताऊंगा। 60% से ज्यादा आबादी सिर्फ पिछड़ों की है, क्या वो सिर्फ वोटर बने रहेंगे? एक MLA MP भी उनका नहीं बन पाता है। OBC के लिए सबसे बड़ी समस्या, उस पर ही बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात, पंजाब में पहली बार 70 साल बाद पहली बार जहां 40% आबादी है शेड्यूल कास्ट की, एक पहला दलित जो है वो CM बनने जा रहा है। लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इस देश में बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, एक वोट का अधिकार दिया है, उसकी वजह से। और मान्यवर कांसी राम साहब हो या रामस्वरूप वर्मा हो या जगदेव बाबू हो या लालू प्रसाद यादव हो, वो तमाम लोग, पेरियार ललई सिंह यादव हो, पेरियार हो, DM करुणानिधि हो, इन तमाम लोग, कर्पूरी ठाकुर हो, मायावती हो, इन लोग ने जो लकीर खींची है, जो लंबा संघर्ष किया है राजनीति में, उसकी वजह से। और सबसे बड़ी वजह जो सोशल मीडिया आया है। और अब जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो रहे हैं, चाहे वो OBC सिख समाज के हों, चाहे OBC मुस्लिम समाज के हों, जो आरक्षण के पक्षधर लोग एकजुट हो रहे हैं, उसी का नतीजा है। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये सब इसलिए हुआ कि BSP और अकाली का गठबंधन हुआ है और कांग्रेस सत्ते में है। बात तो सच है। क्या कांग्रेस जो है पहले CM क्यों नहीं घोषित किया, और क्या नेक्स्ट चुनाव में यही CM रहेंगे? ये तो कांग्रेस पता चल जाएगा चुनाव के बाद ही। इससे पहले भी कांग्रेस कह रही है कि हमने 1960 में ही आंध्रा में एक दलित CM बनाया था। खैर, पानी बहुत बह चुका है। और अब जबकि जनरल कैटेगरी के लोग साफ साफ BJP को वोट दे रहे हैं, तो ऐसे में साफ है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के बगैर राजनीति नहीं चलेगी। इसलिए मान्यवर कांसी साहब ने कहा था, वोट से लेंगे CM PM और आरक्षण से लेंगे SP DM। अब वो आता दिख रहा है, लेकिन आपको और सक्रिय रहना है, अपनी एकजुटता बनाए रखनी है और किसी तरह के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको बहका सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, लीडरशिप की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। मायावती ने साफ साफ कहा है कि चन्नी साहब को बधाई CM बनने के लिए, लेकिन क्या वो 5 साल पहले नहीं बनाए जा सकते थे? और क्या वो नेक्स्ट चुनाव के बाद भी कंटिन्यू करेंगे? लेकिन ऐसा होगा नहीं। अकाली दल और BSP का जो गठबंधन है वो लीड लेता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है। अब कांग्रेस BJP के लिए मजबूरी है, पिछड़े दलितों के साथ अगर वो भेदभाव करती है तो शायद सरकार न चले, इसका असर दिखने लगा है। सुबह से योगी जी ने बैक टू बैक दर्जनों ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में तो उन्होंने यहाँ कह दिया कि शेड्यूल कास्ट के लोग इमारत की नींव है, मतलब हम जड़ में रहेंगे, ऊपर कौन बैठेगा। लोग कह रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे आप ही बैठेंगे, सेकेंड फ्लोर पे, अब हमें ऊपर आने दीजिए, आप नींव बनिए। तो योगी जी को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और आज सबसे बड़ी खबर है, मीडिया के पेट में दर्द लगातार हो रहा है। उनको लग रहा है कि ये मास्टर कार्ड जो है, जो कांग्रेस ने खेला है, वो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा फायदा होता दिखाई दे रहा है। क्या ये चीज़ें और जगह, क्या MP में नहीं खेला जा सकता था? वहाँ भी 22% और 60% पिछड़े हैं। क्या ये कर्नाटक में नहीं खेला जा सकता था? कर्नाटक में तो सिद्धारमैया उनके मुख्यमंत्री भी थे। तो ये तमाम सवाल हैं। और अब सब पार्टियों को लगने लगा है कि बगैर पिछड़े दलित और आदिवासियों के उनकी राजनीति नहीं चलने वाली है। चंदन यादव लिखते हैं, दलितों को नींव की ईंट ही बनाए रखना आपकी पार्टी का उद्देश्य है, पर दलित ऊपर जाना चाहता है, आना भी चाहिए। सोचिए किस तरह से पिछड़े के लोग भी जो हैं अब वो मजबूत हो रहे हैं। उन्हें महल की ऊपरी ईंट बनने से मत रोकिए, कुछ दिन खुद को भी नींव में रखने का त्याग कीजिए। तो योगी जी काफ़ी सख्ते में हैं, उनको सवाल नहीं, जवाब नहीं सूझ रहा। ये जो जाति, एक अनिल शर्मा है, वो लिखता है कि पंजाब का एक ऐसा CM मिला है जिसकी शपथ से पहले गिरफ्तारी का ट्रेंड चला। दिलीप मंडल लिखते हैं,
ये जातीय नफरत है, इनमें से एक दलित मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सोचिए, एक और पोस्ट पढ़ के बताऊंगा। और योगी जी पर लोग लगातार जो है हमलावर है। सवर्ण समाज के लिख रहे हैं, अच्छा जहां दिखने की बारी है वहां खुद आ जाए, दूसरे को नींव कहकर दबा दिया जाए। साक्षी जोशी जो है वो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की पैरोकार बन रही हैं। अच्छी बात है, पत्रकार हैं, शायद भले मनुस्मृति और वन व्यवस्था को आप इस एक ट्वीट से समझ सकते हैं। दिलीप मंडल ने एक और ट्वीट खोजा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी याद रखना, अनुसूचित जाति समाज का नींव है। नींव दिखती नहीं है किंतु भवन उसी पर खड़ा होता है, भवन की मजबूती उसी पर निर्भर है। तो क्या बीजेपी सिर्फ आपका वोट लेना चाहती है? बीजेपी आपको भागीदारी देना नहीं चाहती? 17 राज्यों में है, क्या वो दलित सीएम बनाएंगे? क्या वो यूजीसी में कैबिनेट सेक्रेटरी, पीएमओ, वाइस चांसलर शेड्यूल कास्ट पिछड़ी जाति ओबीसी को बनाएंगे? 60% आबादी है ओबीसी की। मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन ओबीसी के नेताओं ने साफ साफ कहा कि हमें रिजर्व कैटेगरी के लोगों का वोट चाहिए, किसान जातियों का वोट चाहिए, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये सब किसान जातियां हैं जो ओबीसी में आना चाहते हैं, इनको आना भी चाहिए और ओबीसी की आरक्षण बढ़नी चाहिए। सोचिए, अगर जाति जनगणना हो जाए तो इनकी जमीनें दरख्त हो जाएगी। जो 5% 10% लोग जो पूरे संसाधन पर, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, अगर ये जातीय जनगणना हो जाए तो पूरा खेल बदल जाएगा। बस फर्क इतना है कि आवाज़ मजबूत कीजिए, सोशल मीडिया से जुड़े रहिए। और आपके पास टीवी अखबार तो नहीं है लेकिन सोशल मीडिया की ताकत है। भूपेश बघेल की भी कुर्सी बची है, चन्नी साहब भी इसलिए सीएम बन पाए क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार, और आपकी संख्या है, आपकी वोट की ताकत है, इसको पहचानिए। और जहां भी आपके साथ अत्याचार हो, आपको अधिकार न मिले, क्या चाहते हैं हम लोग? हमारे पास जमीन नहीं है, हमें जाति की वजह से जमीन नहीं दी गई, बिजनेस नहीं करने दिया गया जाति की वजह से, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी एक नौकरी थी, कंपनियां ये लोग बेच रहे हैं। अब जरूरत है कि पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया जाए, अस्पताल, स्कूल को मजबूत किया जाए। और इस जो मायावती ने किया, जो लालू यादव ने किया, जो हेमंत सोरेन कर रहे हैं, देखिएगा, इससे जो अखिलेश यादव ने किया, जो करुणानिधि ने किया, जो स्टालिन ने किया, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जब भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, देश में आग फैलाते हैं, गाय गोबर गौमूत्र की राजनीति करते हैं, भारत पाकिस्तान की राजनीति करते हैं, तालिबान की राजनीति करते हैं, उसमें उसका मीडिया सहयोगी। मैं फिर कह रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग सब, चन्नी साहब बहुत गरीबी से निकले, उनके पिता रिक्शा चलाते थे, घर में छत नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं, जब ऐसे ही लाचार बेबस घरों से जो निकले हुए नेता हैं वो बनेंगे, तभी इस देश का भला होगा। वो स्कूल बनाएंगे, इमारतें बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, जैसे मायावती ने बनाया, लालू जी ने बनाया, जैसे कर्पूरी ठाकुर ने बनाया। तो इसलिए गाय गोबर गौमूत्र हिंदू मुस्लिम की राजनीति से निकलिए, काम की राजनीति की बात कीजिए। और इसलिए कांसीराम साहब कहते थे कि जो कमजोर सरकार होती है वो बहुजनों के पक्ष में होती है। बीपी सिंह कहते थे, उनके आंखों का आंसू तेजाब बन जाए उससे पहले उनका अधिकार दे दीजिए। जगदेव बाबू ने कहा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। रामस्वरूप वर्मा, तमाम जो आज लोग हैं, भारतीय राजनीति में थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन अगर आप लोग एक्टिव हुए, सोशल मीडिया पर जागरूक हुए, तो हर राज्य में आपको पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। और अपने सीएम, पीएम, कलेक्टर, एसपी, कब तक आप सब्जी बेचेंगे, ठेला चलाएंगे, अत्याचार सहेंगे, मार खाएंगे, थाने में एफआईआर नहीं होता है, आपका न्याय नहीं मिलता है, आप खीरा चोरी आरोपी जेल में, हीरा चोरी भाग जाता है। देश को मजबूत बनाना है तो यहाँ के 90% समाज को मजबूत बनाना होगा। और इसकी शुरुआत हो गई है सोशल मीडिया की वजह से, और यूपी में भी इसका असर देखा। मैं फिर कह रहा हूँ, अखिलेश हो या तेजस्वी यादव हो, इन सबको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, उन तमाम लोगों को जिनको भेदभाव हुआ है। 20% मुसलमान है यूपी में, देश भर में 15% मुस्लिम समाज है, इनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। और धर्म के नाम की जो राजनीति है उनसे दूर रहना पड़ेगा, और विकास की जो राजनीति है वो करनी पड़ेगी। बीजेपी फिलहाल धर्म के नाम पर फसल काटने की तैयार। धर्म की राजनीति जितनी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा बीजेपी आरएसएस को फायदा होगा और बहुजनों को नुकसान होगा। आपको समाज की राजनीति करनी पड़ेगी, संविधान की राजनीति करनी पड़ेगी। और संविधान आपको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और जनरल कहता है। जो अल्पसंख्यक समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज भी, मुस्लिम समाज ओबीसी में है, सिख समाज ओबीसी में है, क्रिश्चियन समाज शेड्यूल ट्राइब में है, जो आरक्षण के पैरोकार लोग हैं वो एक साथ है। अब तो सवर्णों में भी 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण है। तो जो गरीब लोग हैं, लाचार बेबस लोग हैं, जिनको अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, रोड चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, बेरोजगारी से दूर करना है, जिनको नौकरियां चाहिए, सेना में जवान है, उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि काम करने वाले लोग आएँ। और ये धर्म की राजनीति जब तक इस देश में चलेगी, आपका बटाधार होगा। आप लोग बताइए, स्कूल कॉलेज अस्पताल चाहिए, मायावती, अखिलेश यादव,
लालू यादव कर्पूरी ठाकुर की तरह, करुणानिधि की तरह, या धर्म की राजनीति से आपका भला होगा। फिलहाल योगी जी को समझ नहीं आ रहा और एक के बाद एक वो ट्वीट कर रहे हैं। आखिर इतनी जल्दी कैसे उनको याद आ गई? कांग्रेस को भी बहुत देर से याद आई है, मजबूरी में ही उन्होंने शेड्यूल का सीएम बनाया, लेकिन उसका मास्टर स्ट्रोक है। पंजाब में क्या कांग्रेस चन्नी साहब को कंटिन्यू करेगी या फिर कुछ और होगा, वक्त बताएगा। लेकिन बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं, सोशल मीडिया ने उन्हें ताकत दी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। टीवी अखबार का बैकआउट कीजिए, वो आपके अधिकारों के खिलाफ है। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।